हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सी राहुल स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डे 6 में आप सबका स्वागत है ऑफ द 21 डेज चैलेंज विच इज गोइंग ऑन फॉर आर ऑल थ्री सब्जेक्ट, दैट इज एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड एफएम एसएम। इससे पहले के सेशन यूट्यूब पर ऑलरेडी डल चुके हैं और आज है बारी सेशन नंबर 6 की। साथ ही साथ जिन बच्चों का भी एग्जाम है आने वाले अटेम्प्ट में, आप इन सेशंस को देखते रहिए। आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे ये वाले सेशन और आपको एक तरह से विवश करेंगे सोचने के लिए अबाउट योर प्रिपरेशन, और आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए पुत्र, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस और वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब बात आती है सर, ये सेशन के नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल से आप इस सेशन के नोट्स जो है पुत्र ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं इसी बातचीत के साथ आगे। लीजिए जी, सो 21 डेज चैलेंज एडवांस अकाउंट कॉस्ट एंड एफएमएसएम। एज ए सेड, आज बारी है एफएमएसएम के डे नंबर 6 की, जहां पर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो कि सीधी सीधी बात करते हैं यार, बिजनेस चलाने के लिए चाहिए पैसा। अब ये बताओ कि पैसा आएगा कहां से? तो देर आर डिफरेंट सोर्सेज। ट्रेडिशनली बात करें तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल है, डेट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और जो आपने पुराना कमाया हुआ है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिजर्व्स एंड सरप्लस की फॉर्म में आपके पास पड़ा होगा तो उसको यूज कर लीजिए। लेकिन ये वाला चैप्टर क्या बोलता है? कहता है ये तो भाई ट्रेडिशनल चीजें थी, आज की डेट में और कई सारी तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं। जब से एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा एज वेल, उसके बाद से इकोनॉमीज आपस में मिक्सअप होने लगी। और आज की डेट में तो इतना एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड है कि देर आर नो बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। जब हम लोगों के घूमने के लिए बाउंड्री नहीं है तो भाई कंपनीज के लिए भी कोई बाउंड्री नहीं है। मींस अगर कोई कंपनी इंडिया में है, वो बाहर जाकर पैसा रेज करना चाहती है तो कर सकती है। सिमिलरली कोई फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में आकर पैसा रेज करना चाहती है, वो भी कर सकती है। ठीक है ना? तो वो सभी चीजें इस चैप्टर के अंदर एट लेंथ डिस्कस करी जाती हैं। हम उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक आज इस चैप्टर के यहाँ पर देखने वाले हैं। तो तैयार हैं दोस्तों? आइए बढ़ते हैं टू दी क्वेश्चन नंबर 1 उत्तर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आता है जी। कहता है जी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नंबर 1 समुराई बॉन्ड एंड नंबर 2 बुलडॉग बॉन्ड। तो बॉन्ड जो है बेसिकली एक तरह का डेट है, जैसे डिवेंचर होता है उसी प्रकार से आपका बॉन्ड नॉर्मली रहता है। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, कह रहा है जी समुराई बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड। अब भाई ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? तो समुराई बॉन्ड क्या है बेसिकली? पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। समुराई बॉन्ड कहता है जी दीज आर डिनोमिनेटेड इन दी जैपनीज येन। समुराई जब सोचोगे, बचपन में, मुझे तो अपना बचपन याद है, तो हट्टे कट्टे लोग होते थे, हम उनको कहते थे, उनको समुराई काइंड ऑफ बोला। तो समुराई जो टर्म है वो जापान की टर्म है। तो जापान की बात हो रही है तो समझ में आ गया। जापान की करेंसी क्या है? जैपनीज येन। जब आप सीए फाइनल में जाएंगे वहां पर फोरेक्स नाम से एक चैप्टर होता है, तो वहां पर अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज के बारे में आपको पता चलता है। अभी तो नॉर्मली बच्चों को यही पता होता है यूएस का डॉलर है भाई, बस ये सोचते हैं, उसके अलावा दुनिया में कोई करेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, जापान में चलते हैं जैपनीज येन। तो इनको डिनोमिनेट किया जाता है जैपनीज येन में। दीज आर इशूड इन टोक्यो। टोक्यो, हाँ जी, जापान। तो दीज आर इशूड इन टोक्यो। इशुअर कौन है? नॉन जैपनीज कंपनी। इन 3 लाइन को पढ़कर ये समझ आया कि भैया बात कुछ ऐसी चल रही है। हम इंडिया मान लेते हैं नॉन जैपनीज कंपनी। नॉन जैपनीज कंपनी का मतलब कि जो जापान में रजिस्टर नहीं हुई तो हम इंडियन कंपनी मान लेते हैं। मान लो जी ये कंपनी है, सो ये कंपनी पुत्र इंडिया में है, मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब ये गई है जी जापान पैसा रेज करने। अपनी कंट्री में खूब सारे इन्होंने पब्लिक ऑफर लाए, पहले आईपीओ लाए, फिर एफपीओ वगैरह लाते रहे, तो इंडिया में तो सारा पैसा चूस लिया। अब ये कहते हैं भाई इंडिया के लोगों से नहीं, हम तो जापान से लेंगे, या फिर ऐसे कह लो कि इन्वेस्टर का बेस बढ़ाना ही नहीं, अपना इंटरनेशनल बेस करना है। तो जापान में जाकर जब आप पैसा रेज करना चाहोगे डिबेंचर के थ्रू, तो वहां पर कोई डिबेंचर नाम से नहीं होगा। वहां पर जाकर आप जो बॉन्ड इशू करोगे वो समुराई बॉन्ड के नाम से इशू होगा, और जो लोग पैसा आपको देंगे वो किस में देंगे? जैपनीज येन में देंगे। ठीक है? कहता है जी क्योंकि जापान में इशू है तो दीज बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू द जापानीज रेगुलेशन। जैसे अगर आप इंडिया में रेज करते हो पैसा इसके थ्रू, तो इंडिया में सेबी की रेगुलेशन लगती है, वहां पे जो जापान की सिक्योरिटी एक्सचेंज होगी उसकी रेगुलेशन लगेगी। पर्पस क्या है? ऑब्वियसली टू हैव द एक्सेस टू द कैपिटल, दैट इज द अमाउंट मनी विच इज अवेलेबल इन द जापानीज मार्केट। और जो पैसा रेज होगा, कई बार कंट्रीज उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो आपके जो जापानीज ऑपरेशंस होंगे और जो वहां पे लोकल आपको काम करने हैं, उसके लिए आप इस पैसे का प्रयोग कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में पुत्र दूसरा आता है बुलडॉग बॉन्ड। बुलडॉग बॉन्ड, तो ये बुलडॉग जो है ये कहां के टर्म है जी? यूरोपियन टर्म है। यूरोप में आपका चलता है पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। पूरी फुल फॉर्म नॉर्मली पाउंड बोलते हैं, या फिर जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो सेम वे में आ गया, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो यूके की कंपनी नहीं है,
यूके की कंपनी नहीं, आप एग्जांपल के लिए समझ लो कि इंडिया की कंपनी है, यूके की नहीं है ना, इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी है, किसी भी कंट्री की हो सकते हैं, हम इंडिया में तो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर थी, उन्होंने जाकर यूके में पैसा रेज करना है थ्रू द इशू ऑफ बॉन्ड। तो कैसे करेंगे, कहता जी आपको बुलडॉग बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे। इट इज डिनोमिनेटेड इन बुलडॉग बॉन्ड स्टर्लिंग, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, शॉर्ट फॉर्म बोले तो जीबीपी। दीज आर इशूड इन लंडन एंड इशूअर जो है वो नॉन यूके कंपनी है। यूके पे पैसा रेज करना है, आप नॉन यूके से हो, तो वो पैसा आप जब रेज करोगे उसको बुलडॉग बॉन्ड बोला जाएगा, और करेंसी क्या होगी, जीबीपी। Such bonds are subject to the Great Britain regulations. Purpose is to have the access to the capital which is available in the यूके मार्केट, एंड इशू प्रोसीड, जो पैसा रेज होगा वो यूके के ऑपरेशंस में या फिर जो यूके की आपकी लोकल अपॉर्चुनिटीज हैं कंपनी की, उसके लिए आप उस पैसे को इस्तेमाल जो है कर सकते हो। तो ये है जी, एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है 2 या 3 मार्क्स का, उसके लिए आपको याद रहना चाहिए। कई बार इससे संबंधित एमसीक्यू भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ लेगा जी समुराई बॉन्ड कौन सी करेंसी में डिनोमिनेट होते हैं, ऑप्शन दे देगा रुपी, यूएस डॉलर, जीबीपी या फिर जेपीवाई, तो आपने जेपीवाई टिक करना है उधर, ठीक है ना। उसके बाद एक और बढ़िया पॉइंट यहां पर आता है, कहता जी क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज फाइनेंस, इलेबोरेट। ब्रिज फाइनेंस क्या चक्कर है जी, क्या टर्म है। सबसे पहले तो इस वर्ड पर फोकस कर लो, ब्रिज। ये कब काम में आता है, मान लो जी एक सिरा ये है और एक एंड ये है, देर आर टू एंड टू वन थिंग। हम कहते हैं इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ दो जी, ब्रिज से जोड़ दो, बस वैसी ही बात है। होता क्या है, आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने पैसे के लिए आवेदन दिया कि भाई मुझे इतने रुपए का लोन चाहिए, ठीक है, आपका लोन हो गया जी अप्रूव, आपका लोन अप्रूव हो गया, सैंक्शन हो गया, लेकिन सैंक्शन के बाद डिसबर्स होने में समय लगता है। लेकिन ये तो क्लियर है, सैंक्शन हो गया, मान लो जी मेरा 100 करोड़ रुपए का लोन है, सैंक्शन हो गया, बस डिसबर्स होना बाकी है। मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूछा तो उन्होंने बोला कि राहुल जी ऐसा है 15 दिन लगेंगे, हमारी बस कागजी फॉर्मेलिटीज रह गई हैं, बट सैंक्शन हो गया, आप टेंशन मत लो, आराम से बैठ जाओ। बट ऑब्वियसली मेरा बिजनेस, तो मैं तो इमीडिएटली अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा 15 दिन तो लॉस हो जाएगा, मैं 15 दिन नहीं बैठ सकता भाई, मेरे को तो आज से स्टार्ट करना है। तो मैं जाता हूँ जी किसी कमर्शियल बैंक के पास और उनको बोलता हूँ कि भाई मेरे को पैसा दे दो। वो कहते भाई पैसे तो दे, तू वापस कहाँ से करेगा। मैंने कहा जी 15 दिन के बाद ना मेरे को वहां से मिल जाएगा, ये देखो सैंक्शन हुआ पड़ा है मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, तो 15 दिन के लिए मुझे थोड़ा सा अमाउंट दे दो कि मैं अपने 15 दिन के ऑपरेशन कर सकूं परफॉर्म। तो उस समय के लिए, उस 15 दिन के लिए जो आप शॉर्ट अमाउंट ऑफ फाइनेंस ले रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस फॉर स्मॉल पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रिज फाइनेंस। कि भाई आज मैं यहां खड़ा हूं और 15 दिन के बाद मुझे मेन लोन मिल जाएगा, तब तक मेरी हेल्प करने के लिए मैं जो पैसा ले रहा हूं उसको बोला जाता है ब्रिज फाइनेंस। कहते जी ब्रिज फाइनेंस रेफर्स टू द लोन्स टेकन बाय अ कंपनी नॉर्मली फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है, पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स व्हिच हैव बीन सैंक्शनड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉर्मली इट टेक्स द टाइम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डिसबर्स द लोन्स टू कंपनीज, but once the loans are approved by the term lending institution, companies then, in order not to lose further time in starting their projects, arrange short term loan from the commercial bank। तो जो चीज मैंने बताई वही सारी रिप्रोड्यूस की गई है। कहता पुत्र, ब्रिज लोन्स आर रीपेड और एडजस्टेड आउट ऑफ द टर्म लोन्स एज एंड व्हेन डिसबर्स्ड बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूशन। तो जैसे वो पैसा मिलता है हम उसमें से रीपे करा देते हैं। कहता है जी ब्रिज लोन जब आप लोगे कुछ ना कुछ तो आपको सिक्योरिटी के तौर पे देना पड़ेगा। तो सिक्योर्ड कैसे होते हैं, हाइपोथिकेटिंग द मूवेबल एसेट, जो भी मेरे पास एसेट्स है मूवेबल नेचर के, मतलब फर्नीचर फिक्सचर हो गया, व्हीकल्स हो गए, कंप्यूटर वगैरह वो सब, पर्सनल गारंटी एंड डिमांड प्रोमिजरी नोट। तो प्रोमिजरी नोट होता है ना वो वाला ऑन डिमांड वाला, कि जब ये आएंगे मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार रहूंगा। जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इन पर ज्यादा होता है एज कम्पेयर विद दैट ऑन टर्म लोन्स, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है अभी, और दूसरा है आपको स्मॉल पीरियड के लिए चाहिए। तो बैंक इंटरेस्टेड, बैंक कहता भाई 15 दिन के लिए क्यों दूं, मैं किसी को दूंगा ना 15 साल के। आप कहते अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट के, बैंक कहता 8, आप कहते 10 ले लेना, बस ये 15 दिन के लिए पैसा दे दो, मेरा प्रोजेक्ट ना हाथ से निकल जाए, फिर मैं डिले ना कर दूं। तो इन पर नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पुत्र ज्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं, कहते हैं जी एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर तो हम जानते हैं भाई क्या होता है, लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर इज द दैट कैपिटल विच इज नॉट द इक्विटी शेयर कैपिटल। हा 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 हा। प्रेफरेंस शेयर कौन है, वो शेयर जो इक्विटी नहीं। अरे वाह क्या बात है। लेकिन चलो ये तो मजाक की बात रही, जो डेफिनेशन है तो वो बात रही। लेकिन अगर समझना चाहें कि प्रेफरेंस शेयर क्यों कहते हैं, कहते हैं जी इस शेयर के पास ना दो प्रेफरेंस होती है।
दो प्रेफरेंस होती है इसके पास। पहला, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक जो डिविडेंड की पेमेंट है इक्विटी वालों से पहले मिलेगी आपको। और दूसरी प्रेफरेंस की जब कंपनी वाइंड अप होगी उस समय पर जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है वो भी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, लेकिन इतना प्लेन नहीं होता है। कई बार इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन बना करके भाई मैक्सिमम कितने टाइप का हो सकता है। तो हम देखते हैं, आइए। सबसे पहले आगा पुत्र क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर ईयर में लॉसेस हो गए कंपनी को, या फिर इतने प्रॉफिट हुए जो कि सफिशिएंट नहीं थे आपका डिविडेंड देने के लिए, तो टेंशन मत लेना, आपका जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो सेफ एंड सिक्योर है, वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। और जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स होंगे अर्लीस्ट ईयर में तब आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहते हैं। दूसरी टाइप क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव। मतलब इसमें क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड है और वो नहीं दिया जा सका, या तो प्रॉफिट कम हुए या फिर लॉसेज हो गए, तो बस उस साल के डिविडेंड की बात अब हम अगले साल नहीं करेंगे। अब वो खत्म हो गया आपका डिविडेंड। अगले साल अगर प्रॉफिट हुए तो दे देंगे, नहीं तो अगले साल भी नहीं देंगे। मान लो तीसरे साल में जाकर बहुत सारे प्रॉफिट हो गए तो तीसरे साल का ही डिविडेंड मिलेगा, पिछले 2 सालों का नहीं मिलेगा। ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव टाइप। जब कंपनी प्रेफरेंशियल इशू करती है वहां पर ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं कि किस टाइप का प्रेफरेंस होने वाला है। फिर आगे जी नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल। नाम से ही क्लियर है, रिडीमेबल अगर है इसका मतलब है हमने जब आपको इशू किया उसके कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद लिखा होगा आपके प्रोस्पेक्टस में, रिडेम्पशन कर दी जाएगी। रिडेम्पशन कर दी जाएगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। नॉन रिडीमेबल मतलब रिडेम्पशन नहीं की जाएगी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसा मिलेगा। नॉर्मली कंपनी एक्ट अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से उत्तर आप दे दीजिएगा। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन बनती है ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन। तो एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, कंपनी बेटा जो पैसा कमाती है, ये बताता हूं ऐसे। कंपनी ने पुत्र मान लो ये टोटल पैसा कमाया, इसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी सबसे पहले इसमें से दे देती है जी अपने प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड। ठीक है ना, मैं ईएटी के बाद की बात कर रहा हूँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद की, अप्रोप्रिएशंस की। कुछ बच्चों कहेंगे डिबेंचर को इंटरेस्ट, हाँ वो मिल चुका भाई, उसके बाद की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर कंपनी देती है इक्विटी डिविडेंड। जो भी पैसा बच गया वो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है, रिटेन अर्निंग का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो उसका मतलब है इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जबकि नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि भाई तुम्हारा एक बार पैसा मिल गया ना, अब इधर इधर ताका झांकी मत करो कि इनको क्या मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारा डिब्बे में से रसगुल्ला मिल गया, अब तुम दूसरे के रसगुल्ले की तरफ मत देखो कि उसे कितने मिले। ठीक है ना, वो होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। आइए देखें, तो पार्टिसिपेटिंग में लिखे विच पार्टिसिपेट्स इन द सरप्लस ऑफ द फर्म, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग विच डोंट पार्टिसिपेट इन द सरप्लस ऑफ द फर्म। उसके बाद आता है पुत्र ऑन द बेस ऑफ कन्वर्जन। तो इट कैन बी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और द नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कुछ समय के बाद हम आपको प्रेफरेंस की बजाय इक्विटी दे देंगे। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप प्रेफरेंस और प्रेफरेंस ही रहोगे, आप इक्विटी नहीं बन सकते। अगर आपको इक्विटी बनना है तो मार्केट से जाकर नए इक्विटी शेयर ले लो, इन प्रेफरेंस शेयर के बदले इक्विटी नहीं देंगे। तो देखो कन्वर्टेबल के सामने ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल में देयर इज नो ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो फाइन। आगे चलते हैं जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन। कहता है जी द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग। शॉर्ट टर्म फंडिंग कहता अगर शॉर्ट टर्म में मुझे पैसा चाहिए तो सबसे पॉपुलर सोर्स कौन सा है, क्या अपने डेट की फैक्टरिंग करा लूं, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है कि जिन लोगों से सामान परचेज किया है उन्हीं को कह दो कि मुझे क्रेडिट पर सामान दे दो, उधार पर दे दो, किसी को 2 महीने 3 महीने वगैरह वगैरह। फैमिली फ्रेंड से ले लूं या कमर्शियल बैंक से लूं। कहता है तो सारे शॉर्ट टर्म फंडिंग के सोर्स हैं, सबसे पॉपुलर क्या है, सबसे पॉपुलर कहो या इजीएस्ट कहो कौन सा है जी, प्रचलित ट्रेड क्रेडिट। सबसे आसान तो यही होता है। शॉर्ट टर्म फंडिंग का मतलब कि आपको पैसे चाहिए, क्यों, क्योंकि पेमेंट्स करने हैं, तो उससे बेस्ट है ना पेमेंट दो ही मत। उसको कहता भाई 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, मेरे को 2 महीने के उधार पर सामान दे दिया, 3 महीने 4 महीने जो भी टर्म्स फिट बैठती हैं उसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है। दूसरा कहता जी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स कैन बी एक्सेस थ्रू। ये क्या चक्कर है जी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जैसे आप इंडिया में कॉमर्शियल बैंक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बेस पर आपको पैसा मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इंडिया में ना लेकर ये पैसा बाहर से लेना चाहें, फॉरेन कंट्री से लेना चाहें, तो इसका नाम हो जाता है ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ई बोले तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जो इंडिया के बाहर का हो गया, कॉमर्शियल बोरिंग मतलब अपने बिजनेस के लिए चाहिए आपको।
तो कहता आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। पहली ऑप्शन ओनली द ऑटोमेटिक रूट, दूसरी ऑप्शन ओनली अप्रूवल रूट। ये होता क्या है ऑटोमेटिक और अप्रूवल? ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आरबीआई से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अप्रूवल रूट का मतलब है कि आपको आरबीआई से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा पैसा लाने से पहले। और तीसरा ऑप्शन कहता जी बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट से ले सकते हो, और डी कहता जी नाइदर ऑटोमेटिक नॉर अप्रूवल रूट। मतलब चौथा पॉइंट तो कह रहा है कि भाई बैंड है, तुम बाहर से ला ही नहीं सकते पैसा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी इस केस में? इसमें करेक्ट ऑप्शन है जी आपकी बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, डिपेंड करते हैं आप किस चीज के लिए पैसा ला रहे हैं, किस चीज का बिजनेस है आपका। तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स तो वो ऑटोमेटिक रूट में कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक कैटेगरी ऑफ आइटम्स हैं जिसके लिए आपको सरकार का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बिना आप बाहर से पैसा नहीं ला सकते, तो वॉयलेशन माना जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर है सी, बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट, यानी कि कुछ चीजों के लिए ऑटोमेटिक है और बाकियों के लिए अप्रूवल रूट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का सेशन ऑफ उत्तर समाप्त। एक बार फिर से याद दिला दो, अगर को भूल गए तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आने वाला समय आपका होगा। बाय बाय।